ज्योतिष बताता है कि व्यक्ति के जीवन में यह समस्या है तो कर्मकांड उसका निदान करता है। मैंने देखा कि महाराजपुर विधानसभा विकास की लिए करा रही है। वर्तमान समय में विकास की रिक्वायरमेंट है और विकास की रिक्वायरमेंट होने के नाते ये मेरा नैतिक दायित्व था, क्योंकि जन सेवा तो हमारे धमनियों में बहने वाले रक्त में ही प्रवाहित हो रही है। जन सेवा तो हमारा प्रमुख उद्देश्य है। कर्मकांड करना भी हमारे जीवन का केवल इसीलिए उद्देश्य था कि सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय, हे पूर्ण परमात्मा या अभिलाषा हम सबकी पूरी। हमारी मायावती जी का भी ऐसा ही उद्देश्य है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी नीति का प्रतिपालन कर रही हैं हमारी नेताजी भी। तो मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली विगत 2000। नाम यहाँ चल रहा था कि जिसका नाम माना है उसका विकास काम कराना है, लेकिन ये सारे वादे सारी बातें सब थोथी हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया। वर्तमान समय में पूरा कानपुर महानगर खुदा हुआ पड़ा है। क्या कोई दूसरा ठेकेदार नहीं हो सकता था? इसका ठेका ही आदरणीय महाना जी के नाम से जो समिति है उनके ही रिश्तेदार को यहाँ का ठेका दिया गया। सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिनका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से महाना जी को ही लाभ हो रहा है। जी के द्वारा जिस विधानसभा में का मैं वासी हूँ, इसी विधानसभा में 5 हॉस्पिटल बनाए गए। उसमें केवल काशीराम ट्रामा सेंटर ही चल रहा है। वाई व्हाट इज़ द रीजन? ऐसा क्यों? आज भी आप जाइए, उनका व्यक्ति विशेष है तो उसके यहाँ काम हो रहा है। साधारण जनमानस को उसका कतई लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रबल दावेदारी चल रही है और माननीय बहन जी का यदि आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से मैं यहाँ से प्रत्याशी बन करके आऊँगा। और मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को जिता करके अपनी सीट के माध्यम से बहन जी के झोली में डालने का काम करूंगा, जिससे माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री भी बनेंगी और बनने जा रही हैं। सारे आश्वासन हैं हमारे पास में। अच्छा। सारी व्यवस्थाएं हमारे साथ में, सारा कारवा हमारे साथ में है, सारा विधानसभा हमारे साथ में है। सारे पदाधिकारियों की भी इच्छा है कि निश्चित रूप से कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाए, और कार्यकर्ता को ये चुनाव लड़ाया जाएगा तो निश्चित ही कार्यकर्ता के हित में। जीत तो यहाँ पर हम देहात के क्षेत्र से वैसे भी बहुजन समाज पार्टी जीतती रही। यहाँ का तो इतिहास रहा। तमाम प्रत्याशी कुछ प्रत्याशी तो यहाँ केवल 200 या 300 मतों से ही पराजित हुए हैं। और इस बार का जो अनुकूल हवा चल रही है, सारा संसार चिल्ला रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता चिल्ला रही है ये जंगल राज समाप्त होना चाहिए, जंगल राज की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। जंगल राज समाप्त होने वाला है, बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने वाला है। मैं ही नहीं, महाराजपुर विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में कम से कम 226 से लेकर के 250 तक की सीटें अनुमानित हम लोग जीतने जा रहे हैं। जाति गणित है। जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ इसमें सर्वाधिक ब्राह्मणों की संख्या है, तो इसमें संख्या हमारी ज़्यादा ही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाना प्रकार की बात हमारी देवी देवताओं के प्रति, क्योंकि बहन जी समभाव रखती हैं, बहन जी समतामूलक समाज चाहती हैं, बहन जी किसी विशेष धर्म की राजनीति नहीं करती हैं, वो मानवतावादी राजनीति करती हैं। जो भी ऐसी वार्ता करता है उसको तत्काल बाहर का रास्ता दिखा देती है। बहुजन समाज पार्टी है एक ऐसी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। यहाँ पर दागी आदमी का कोई काम नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आप आ जाइए, इसके पहले आपका कैसा भी इतिहास रहा हो, केवल भारतीय जनता पार्टी में आते ही वो भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है कि उसमें आने के बाद सारा व्यक्ति निर्मल साफ स्वच्छ हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल वादा करती है, केवल दिखावा करती है। इनके पास छल और प्रपंच के अलावा कुछ भी नहीं। तो इतिहास है, अपने यहाँ भारतीय परंपरा है। यदि किसी का जन्मदिन होता है तो कुछ न कुछ लोग उपहार ले जाते हैं। उपहार देने और लेने का क्रम तो आदिकालीन व्यवस्था है, और अपने नेता के प्रति व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। कार्यकर्ता है, यदि नेता का जन्मदिन है तो निश्चित ही व्यक्ति को उपहार देना चाहिए। अब ये उसकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। मैं तो विगत 24 वर्ष से हूँ ना। ये सब व्यर्थ का गंडा है कि वहाँ पैसा लिया जाता है, पैसे के ऊपर दबाव बनाया जाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुछ रोजगार होना चाहिए, कुछ शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा की जो व्यवस्था चरमराई हुई है, उन अच्छे
विद्यालय होने चाहिए, शिक्षा की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कोई ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए जिनसे व्यक्ति आदमी दक्षता प्राप्त करने के बाद में अपनी जीविकोपार्जन का साधन संसाधन जुटा सके। ये आदमी को गुलाम बनाने की परंपरा कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को निजीकरण कर रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं, और देखिए निजीकरण करना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन निजीकरण करना बुरी बात भी है। देखिए जब जब संसार में कोई आपदा आती है तो सरकारी धरातल, सरकारी राहत को सारी व्यवस्थाएं काम करती हैं। जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी आई, या अभी वर्तमान समय में कुछ ही चल ही रही है, एक गैस सिलेंडर समस्या आई। यदि सरकारी व्यवस्था न होती, सरकारी व्यवस्था होने के बाद तो व्यक्ति किल्लत झेल रहा है, यदि यही निजीकरण व्यवस्था हो जाए तो अभी तो इसमें घटतौली चल रही है, कालाबाजारी चल रही है, फिर कितनी बड़ी व्यवस्था हो जाएगी, निजीकरण व्यवस्था हो जाएगी। कोरोना जैसी महामारी आई, उसमें आपने देखा जो लोगों के पास चीज़ थी वो महंगे दामों में बेची, इसलिए निजीकरण की व्यवस्था का तो मैं विरोध करता हूँ। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज फिर हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवा रहे हैं जो पेशे से ज्योतिष के आचार्य, भागवत वक्ता और साथ में राजनीति से भी भरपूर रूप से जुड़े हुए हैं। इनका एक अभी वीडियो वायरल हुआ था बहुजन समाज पार्टी के प्रचारक के रूप में, और उसका प्रभाव ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी वर्तमान समय में इनको महाराजपुर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़वाने के लिए तैयारी कर रही है, और प्रबल दावेदारों में सबसे आगे आपका नाम चल रहा है, जैसी कि हमें जानकारी मिली है। और इस समय महाराजपुर क्षेत्र में लगभग इनके नाम का प्रचार प्रसार पूरी तरह से हो रहा है, और सर्वेक्षण किया जा रहा है कि पंडित जी की क्या स्थिति रहेगी, उस अनुसार पार्टी निर्णय लेगी। और अब तक जो रिजल्ट आए हैं, अब तक के जो आंकड़े हैं वो इनके फेवर में हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इनका नाम है समरेश कुमार मिश्र, और वर्तमान समय में इनका जो उपनाम कपिलाचार्य के नाम से चर्चित हैं। कपिलाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ग्लोबल चैनल में। और बताइए कि कैसे ये आप ये कर्मकांड से आप राजनीति की तरफ कैसे आप बढ़ रहे हैं, क्या उसका आधार है या क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं ग्लोबल न्यूज को देता हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में हमको आमंत्रित किया। कर्मकांड भी इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति में सुधार हो, व्यक्ति में संस्कारों का जन्म हो, व्यक्ति उचित दिशा में जाए, और आने वाले जीवन में व्यक्ति के अपवाद ज्योतिष के माध्यम से कर्मकांड इलाज है। यूँ कह दिया जाए कि ज्योतिष चक्षु है, आँख है, तो कर्मकांड उसका निदान करने के लिए है। ज्योतिष बताता है कि व्यक्ति के जीवन में यह समस्या है तो कर्मकांड उसका निदान करता है। मैंने देखा कि महाराजपुर विधानसभा विकास के लिए करा रही है। वर्तमान समय में विकास की रिक्वायरमेंट है, और विकास की रिक्वायरमेंट होने के नाते ये मेरा नैतिक दायित्व था, क्योंकि जन सेवा तो हमारे धमनियों में बहने वाले रक्त में ही प्रवाहित हो रही है। जन सेवा तो हमारा प्रमुख उद्देश्य है। कर्मकांड करना भी हमारे जीवन का केवल इसीलिए उद्देश्य था कि सुखी बसे संसार सब दुखिया रहाए न कोय, हे पूर्ण परमात्मा या अभिलाषा हम सब की पूरी हुई। तो जब मैंने देखा कि हमारी माननीय नेता बहन कुमारी मायावती जी का भी ऐसा ही उद्देश्य है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी नीति का प्रतिपालन कर रही हैं हमारी नेताजी भी, तो मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली विगत 2002 में। अच्छा। हाँ, अनवरत मैं चलता रहा, कभी ऐसा नहीं आया मन में कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। केवल उस जनाधार को बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित रहा कि बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत किया जाए, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की उनकी नीति है। ये नीति मुझे बहुत अच्छी लगी और उसका मैं प्रतिपालन करता रहा। लेकिन वर्तमान समय में जब मैंने देखा विकास का एक नाम यहाँ चल रहा था कि जिसका नाम माना है उसका विकास काम कराना है, लेकिन ये सारी बातें सब थोथी हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया। वर्तमान समय में पूरा कानपुर महानगर खुदा हुआ पड़ा है। क्या कोई दूसरा ठेकेदार नहीं हो सकता था? इसका ठेका ही आदरणीय महाना जी के नाम से जो समिति है उनके ही रिश्तेदार को यहाँ का ठेका दिया गया। सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिनका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से महाना जी को ही लाभ हो रहा है। केवल
दिखावा किया जा रहा है। बहन जी के द्वारा जिस विधानसभा में का मैं वासी हूँ, इसी विधानसभा में 5 हॉस्पिटल बनाए गए, उसमें केवल काशीराम ट्रामा सेंटर ही चल रहा है। वाई, व्हाट इज़ द रीजन? ऐसा क्यों? आज भी आप जाइए, उनका व्यक्ति विशेष है तो उसके यहाँ काम हो रहा है, साधारण जनमानस को उसका कतई लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ऐसा मेरे मन में चिंतन आया कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मैं सच्चा सिपाही हूँ, हो ना हो मैं भी एक बार प्रयास करूँ। प्रबल दावेदारी चल रही है और माननीय बहन जी का यदि आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से मैं यहाँ से प्रत्याशी बन करके आऊँगा। और मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को जिता करके अपनी सीट के माध्यम से बहन जी के झोली में डालने का काम करूंगा, जिससे माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री भी बनेंगी और बनने जा रही हैं। ये जो आपने जो पार्टी का चुनाव तो पहले से आपने 2002 से सदस्यता ले रखी थी बराबर, तो अब कहीं ना कहीं क्या बहन जी से मुलाकात हुई आपकी? इस संदर्भ में चर्चा हुई क्या पार्टी यहाँ से दावेदारी के लिए? दावेदारी के लिए प्रयास चल रहा है और उसका एक चरण होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत सब सारे कार्य होंगे। हमें आश्वासन भी मिला हुआ है। अच्छा, बहन जी से मुलाकात हुई क्या? सारे आश्वासन हैं हमारे पास में। अच्छा। सारी व्यवस्थाएं हमारे साथ में, सारा कारवा हमारे साथ में है, सारा विधानसभा हमारे साथ में है। सारे पदाधिकारियों की भी इच्छा है कि निश्चित रूप से कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाए, और कार्यकर्ता को ये चुनाव लड़ाया जाएगा तो निश्चित ही कार्यकर्ता के हित में होगा। तो क्या गणित लेकर चल रहे हैं? कैसे गणित बनाई आपने कि चुनाव की जीत सुनिश्चित हो सके? जीत तो यहाँ पर हम देहात के क्षेत्र से वैसे भी बहुजन समाज पार्टी जीतती रही। यहाँ का तो इतिहास रहा, तमाम प्रत्याशी कुछ प्रत्याशी तो यहाँ केवल 200 या 300 मतों से ही पराजित हुए हैं। और इस बार का जो अनुकूल हवा चल रही है, सारा संसार चिल्ला रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता चिल्ला रही है, ये जंगल राज समाप्त होना चाहिए, जंगल राज की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। जंगल राज समाप्त होने वाला है, बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने वाला है। मैं ही नहीं, महाराजपुर विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में कम से कम 226 से लेकर के 250 तक की सीटें अनुमानित हम लोग जीतने जा रहे हैं। तो ये जो आपका चयन हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं क्या कोई जाति गणित भी है क्या? हाँ, बिल्कुल जाति गणित है। जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ, इसमें सर्वाधिक ब्राह्मणों की संख्या है, तो इसमें संख्या हमारी ज़्यादा है। इसका लाभ पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा। और पार्टी का जो कैडर बोर्ड है उसका लाभ आपको मिलेगा? दोनों मिल करके दोनों मिल करके सरकार बनाने में, मतलब यहाँ की सीट निकालने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये जो ब्राह्मण का कैडर बोर्ड है तो ये संकुचित नहीं है, क्योंकि वो नारा बार बार याद आता ना, तिलक तराजू तलवार वाला, तो उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे आप? आपको आदरणीय मैं संज्ञान में ये बात कह दूँ, आप तो पत्रकार महोदय हैं, कि ये वार्ता कभी बहन जी के मुखारबिंद से किसी समाचार पत्र में ऐसा कहीं प्रसारित हुआ या किसी ऑडियो वीडियो में ऐसा दिखाया गया? ये जिस समय सोनेलाल पटेल जी के संयुक्त रूप से बहुजन समाज पार्टी थी, तो कोई भी नेता ऐसी बात कह दे तो उसमें माननीय बहन जी का क्या दोष है? नहीं तो क्या बहन जी के संज्ञान में तो आया होगा कि ये ऐसा, तो उन्होंने अलग कर दिया, उस कार्यकर्ता अलग कर दिया, कार्रवाई बिल्कुल की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाना प्रकार की बात हमारी देवी देवताओं के प्रति, क्योंकि बहन जी समभाव रखती हैं, बहन जी समतामूलक समाज चाहती हैं, बहन जी किसी विशेष धर्म की राजनीति नहीं करती हैं, वो मानवतावादी राजनीति करती हैं। उनका कोई धर्म से विशेष कोई संबंध नहीं है, वो मानवतावादी राजनीति करती हैं। जो भी ऐसी वार्ता करता है उसको तत्काल बाहर का रास्ता दिखा देती है। बहुजन समाज पार्टी है एक ऐसी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर दागी आदमी का कोई काम नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आप आ जाइए, इसके पहले आपका कैसा भी इतिहास रहा हो, केवल भारतीय जनता पार्टी में आते ही वो भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है कि उसमें आने के बाद सारा व्यक्ति निर्मल साफ स्वच्छ हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल वादा करती है, केवल दिखावा करती है, इनके पास छल और प्रपंच के अलावा कुछ भी नहीं है। एक और चर्चा रहती है जो जिसके कारण बसपा का वोट बैंक हटा और सत्ता से अलग हुई, उस चर्चा के दौरान जो चीज़ ज़्यादा तूल पकड़ी थी एक समय, वो ये थी कि कहीं ना कहीं जब बहन जी का जन्मदिन होता है
तो कार्यकर्ताओं को ऊपर दबाव रहता है कि किसी न किसी तरह से धन उगाही की जाए और उन तक पहुँचाए। नहीं, कितना सही मानते हैं? ये सब व्यर्थ की बातें हैं और ये तो इतिहास है, अपने यहाँ भारतीय परंपरा है। यदि किसी का जन्मदिन होता है तो कुछ न कुछ लोग उपहार ले जाते हैं। एक कांड भी हुआ था दिव्यापुर के एक विधायक को, आजकल वो जेल में है, और एक मर्डर भी हुआ था, उसमें यही चर्चा आई थी। अब ये कोई भी कुछ भी चर्चा कर दे और उपहार देने और लेने का क्रम तो आदिकालीन व्यवस्था है और अपने नेता के प्रति व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए। कार्यकर्ता है, यदि नेता का जन्मदिन है तो निश्चित ही व्यक्ति को उपहार देना चाहिए। अब ये उसकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। मैं तो विगत 24 वर्ष से हूँ ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इन 24 वर्षों में कभी आपके ऊपर दबाव पड़ा कि मेरे ऊपर कोई आज तक दबाव नहीं बनाया गया कि आपके अगल बगल किसी साथी पदाधिकारी नहीं, किसी पर ऐसा नहीं बनाया गया है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये व्यर्थ का मतलब प्रोपेगेंडा रहा कि ये सब व्यर्थ का प्रोपेगेंडा है कि वहाँ पैसा लिया जाता है, पैसे के ऊपर दबाव बनाया जाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा चलो, ये बातें होंगी, लेकिन अब आप जब चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं पूरी तरह से और पार्टी भी विचार कर ही रही लगभग, और संभवतः सभी स्थितियां पर अनुकूल आपके जा रही हैं, तो विकास की कौन कौन सी चुनौतियां यहाँ पर हैं जो आपने प्लानिंग में बनाई होगी, जिनको लेकर के आप जनता के सामने जाएंगे, जिनका सलूशन आपके पास है? कुछ शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये मूलभूत यहाँ की आवश्यकताएं हैं। महाराजपुर की ये विशेष व्यवस्थाएं हैं कि कुछ रोजगार होना चाहिए, कुछ शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा की जो व्यवस्था चरमराई हुई है, उन अच्छे विद्यालय होने चाहिए, शिक्षा की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कोई ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए जिनसे व्यक्ति आदमी दक्षता प्राप्त करने के बाद में अपनी जीविकोपार्जन का साधन संसाधन जुटा सके। ये व्यवस्थाओं की ओर हमारा ध्यान अग्रसर है। विधानसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा सदस्य को तो कई बार बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, इसलिए उसका होमवर्क हर बिंदु पर होना चाहिए। हो सकता है आपकी पदाधिकारियों से चर्चा हुई हो बिंदु पर, जब कहीं या कभी मीटिंग हुई हो इन लोगों की, उसमें आप शामिल हुए हों राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर की, उसमें कई मुद्दे, आजकल शिक्षा की भी जो चर्चा की आपने कि ये सरकार धीरे धीरे जो सरकारी स्कूल धीरे धीरे उनको बंद करती जा रही है किसी न किसी रूप से। ये आदमी को गुलाम बनाने की परंपरा कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को निजीकरण कर रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं, और देखिए निजीकरण करना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन निजीकरण करना बुरी बात भी है। देखिए जब संसार में कोई आपदा आती है तो सरकारी धरातल, सरकारी राहत को सारी व्यवस्थाएं काम करती हैं। जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी आई, या अभी वर्तमान समय में कुछ ही चल ही रही है, एक गैस सिलेंडर समस्या आई। यदि सरकारी व्यवस्था न होती, सरकारी व्यवस्था होने के बाद तो व्यक्ति किल्लत झेल रहा है, यदि यही निजीकरण व्यवस्था हो जाए तो अभी तो इसमें घटतौली चल रही है, कालाबाजारी चल रही है, फिर कितनी बड़ी व्यवस्था हो जाएगी, निजीकरण व्यवस्था हो जाएगी। कोरोना जैसी महामारी आई, उसमें आपने देखा जो लोगों के पास चीज़ थी वो महंगे दामों में बेची, इसलिए निजीकरण की व्यवस्था का तो मैं विरोध करता हूँ। तो अगर भविष्य में सत्ता बदलती है तो क्या ये स्कूल फिर बहाल होंगे जो बंद हो गए? निश्चित रूप से बहाल होंगे। माननीय बहन जी का तो एक सिद्धांत रहा है कि सदैव ऐसे कार्य को किया है, इनके तरीके से नहीं कि आज भर्ती निकालते हैं, कल भर्ती को समाप्त कर देते हैं। न जाने कितने बार घोटाला, यहाँ घोटाला वहाँ घोटाला। यदि घोटाले की चर्चा कर ली जाए तो इन्हीं की सरकार में सबसे पहले व्यापक घोटाला हुआ। ये तो घोटालों की ही सरकार है, इनकी सरकार जाने दीजिए, न जाने कितने लोग जेल के अंदर जाएंगे। तो और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर मुखर रूप से आप इस तरह की चर्चा करना चाहते हैं? दक्षिण क्षेत्र जो ये जूझ रहा है, तो मेरी तो यहाँ एक मांग भी होगी, ये हमारी व्यक्तिगत मांग होगी कि दक्षिण को अलग जिला बनाया जाए, सारी साधन संसाधन यहाँ के जुटाए जाएं। पानी का साधन आपने देखा होगा, पानी की सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि नाले में लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, पानी का निकास नहीं है। तो ये जो अलग दक्षिण जिला बनाने की जो बात है, तो ये विधायक बनने के बाद ही करेंगे कि पहले भी उसके लिए कोई प्रयास करें? उसके पहले प्रार्थना पत्र नहीं दिए गए हैं? उसके पहले जो प्रयास किए जा रहे हैं सारे थोथे से तोड़ रहे हैं। अभी क्या हो सकता है भाई, जब कुछ पावर होता है, व्यक्ति के पास शक्ति होती है तो दृढ़ता के साथ में वही बात रखता है। और इसके पहले तो प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास कई बार किए गए हमारे द्वारा, लेकिन अभी सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। फिर शायद मेरे द्वारा किया हुआ प्रयास सफल भी होगा। तो दक्षिण जिला बनेगा तो इधर का विकास कार्य फिर ज़्यादा निश्चित रूप से होगा। और क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को, आप यहाँ के महाराजपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल इतना चिंतन करने की आवश्यकता है
परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। किसी के नाम कोई वस्तु नहीं लिखनी चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या है। और मैं तो एक बार यहाँ की जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को मौका देना चाहिए। और इतिहास भी गवा रहा है कि सदैव एक बड़े आदमी को एक छोटे व्यक्ति ने पराजित किया है, एक हाथी को एक चींटी ने मार डाला है। एक बार मौका दीजिए, और यदि मैं विकास के वादे पर खरा ना उतरूँ तो मेरा कान पकड़ करके हमको पृथक कर दे। एक बार मौका देना चाहिए। अच्छा, बाकी जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के समय वो किसी न किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, मुहूर्त पूछते हैं, अपना भविष्य बल पूछते हैं। आप स्वयं में ज्योतिषी हैं, तो ज्योतिषाचार्य की दृष्टि से कपिलाचार्य का गणित कहाँ जा रहा है? जी हाँ, मेरा तो बुधादित्य योग है, मेरा तो राजयोग है। निश्चित ही मैं चुनाव जीतूंगा यदि माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मतलब ये ज्योतिष आपका ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। ये ज्योतिष भी कह रहा है कि नहीं? ज्योतिष के बल से, ज्योतिष के गणित किससे मैं कह रहा हूँ कि निश्चित ही मैं दूसरों का भविष्य वक्ता रहा हूँ। तो ये मेरा ज्योतिष बल कहता है कि माननीय बहन जी का ये आशीर्वाद मेरे को प्राप्त होता है, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मेरे को प्रत्याशी बनाया जाता है, निश्चित ही मेरा भाग्योदय होगा और मैं यहाँ का विधायक बनूँगा। चलते चलते क्या कहेंगे दर्शकों से? मैं इतना ही कहूँगा कि सारी जनता जनार्दन देवतुल्य है और इन्हीं की कृपा से हमें कुछ प्राप्त है। यदि ये चाहेंगे तो हम इनकी जनसेवा करेंगे और ये इनका आशीर्वाद केवल मत के रूप में हमको प्राप्त होगा और मैं इनकी सेवा करूँगा और वादे पर अपने खरा उतरूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और देखिए, अब जनता के हाथ में निर्णय है कि आपकी बात से और आपके जो उद्देश्य हैं उनसे कितना प्रभावित होती है। नमस्कार।